नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों से बात करते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादित निवास को सील किए जाने का स्वागत किया है। सचदेवा ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बंगले की सीलिंग जन आकांक्षाओं के अनुरूप है और विभाग को इस भवन का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण करवाकर रिपोर्ट दिल्ली की जनता के समक्ष रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार भवन की जांच एवं सीलिंग की मांग कर रही थी और अब इस बंगले की हर बात को जनता के बीच रखा जाना चाहिए। सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित शीश महल बंगले पर वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का बिना सरकारी आवंटन नियमों के पालन के कब्जा करना जल्दबाजी दिखाता है कि शीश महल बंगले में कुछ न कुछ ऐसा है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली वालों से बल्कि कानून और लोक निर्माण विभाग से भी छुपा कर रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पू में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है तो वो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। सितारगंज में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर के बाईपास खटीमा चौक पर महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण किया। ये विशाल प्रतिमा पीतल से बनाई गई है। इसका वजन 18 कुंटल है और ऊंचाई लगभग 13.5 फुट है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सितारगंज विकास की ओर बढ़ रहा है। महाराणा प्रताप की विशाल मूर्ति उनके विशाल हृदय को प्रदर्शित करती है। उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा, विपक्ष के लोगों ने जनता को भड़काने का काम किया है, लेकिन ये जनता जानती है कि आने वाले चुनाव में जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने हरियाणा चुनाव पर खुशी भी जाहिर की। वोट का रिश्ता नहीं है, यहाँ पे इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को सम्मान बढ़ाने के लिए आपने देखा कि खाली महाराणा प्रताप जी की नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का हमारा एक ही मंत्र है कि आप केवल जनता की सेवा करो, क्षेत्र का विकास करो, आगे राजनीति बाद में करो। उन्होंने कहा कि जल्दी आंचल आइसक्रीम मिल्क पाउडर प्लांट 90 करोड़ रुपए की लागत से लगेगा और एक्वा पार्क 70 करोड़ से बनने जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सितारगंज में मिनी स्टेडियम के बाद पार्किंग और रोडवेज बस अड्डे के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में लोकार्पण के मौके पर पहुंचे लोगों का भी धन्यवाद दिया। सितारगंज की जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और 3 मूर्तियाँ, जैसे भी पिताजी ने बताया और मंच मैंने बताया कि महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति यहाँ पर इसलिए लगाई गई क्योंकि जो पहले मूर्ति थी वो उनके सही व्यक्तित्व को नहीं दर्शा रही थी और लोग उससे नाराज़ थे, तो हमने एक भव्य मूर्ति लगाने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य मूर्ति शक्ति फार्म चौराहे पे लगाने का काम किया और एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति भव्य लगी है। कोशिश यही है कि हर समाज को साथ लेके चला जा सके। हमारे जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, जो भारत के रत्न रहे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली मूर्तियाँ होनी चाहिए। उसी के साथ हमने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई है। क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। विकास से यहाँ तक आपने बात कही, मैंने यहाँ पर पार्क और पार्किंग की बहुत टाइम से बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं की एक चाह थी
कि यहाँ पर पार्किंग हो जिससे बच्चों को खेलने का मौका मिले, बुजुर्गों को वॉक करने का मौका मिले, महिलाओं को वॉक करने का मौका मिले। 15 करोड़ की लागत से शहर में एक हमारे पार्किंग बनने जा रही है, जिसका टेंडर हो गया है। उसी के साथ साथ कल जो है मैं हमारा जो इंटर कॉलेज है, बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में, उसमें एक स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वो स्वीकृत हुआ है, जो हमारे बच्चों को खेलने के लिए एक मंच मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उनको एक स्टेडियम मिलेगा। उसका कल शिलान्यास कर रहा हूँ इंटर कॉलेज, बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पार्क और पार्किंग के साथ एक आइसक्रीम प्लाट 90 करोड़ का, एक एक्वा पार्क 70 करोड़ रुपये का सितारगंज में बनने जा रहा है। तो ये सारी योजनाओं से सितारगंज को लाभ भी मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उत्तराखंड में विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, सितारगंज। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को देख कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इन नतीजों का ठीकरा पार्टी नेताओं ने हमेशा की तरह एक बार फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा और शिकायत भी की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। हमने चुनाव आयोग को 20 शिकायतों के बारे में बताया, जिनमें से 4 शिकायतें निर्वाचन क्षेत्रों में लिखित है। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% पर थी और अन्य सामान्य मशीनें 60 से 70% पर थी। हमने मांग की कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से ये भी कहा कि अगले 48 घंटों में हम बाकी शिकायतें भी उनके सामने पेश करेंगे। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हमने सारी बातें सामने रखी है कि कैसे ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि सारी व्यवस्था हो गई और हम सरकार बनाएंगे, तो ये सब शक की बात है। सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 से 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है, और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का, और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उस मशीन के साथ में।
एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां, हम ये चाहते हैं, हमने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी, चाहे आईबी हो, एक्सपर्ट हो, सर्वे रिपोर्ट हो। लेकिन हुआ ये कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ गई। हमें कई शिकायतें मिली है, कई जगहों पर वोटों की गिनती में भी देरी हुई। और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस करती है। डाउट क्रिएट है, बहुत सारी जैसे अध्यक्ष ने बताई कंप्लेंट है, 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट हमें दी है और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं। और ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। लोहाघाट हल्द्वानी मुख्य सड़क में लोहाघाट से कोली डेक के बीच सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे अब दुर्घटनाओं का सबब बनने के साथ साथ जानलेवा भी बनते जा रहे हैं। आए दिन गड्ढों में दुपहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटना होना आम बात हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं तथा बड़े वाहनों में टूट हो रही है। क्षेत्रों के लोगों ने कहा कि इस मुख्य सड़कों में सैकड़ों वाहन रोज चलते हैं। गड्ढों के कारण उनके साथ आए दिन दुर्घटना हो रही है। कई बार पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारियों से सड़क के गड्ढे ठीक करने की मांग की गई, पर अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। अधिकारी देखकर भी अनजान बने हुए हैं। लोगों ने बताया लगभग 2 महीना पहले पीडब्ल्यूडी ने कोली पुल के पास कवर का निर्माण करवाया था, लेकिन इस कवर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है, जो कि जानलेवा बना हुआ है। लोगों ने कहा सड़क में बने गड्ढे कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की होगी। ये लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये मानिए कि लगातार 2 या 4 बाइक वाले, 2-4 गाड़ियों वाले, एक तो ये हो रहा है कि वो साइड नहीं समझ पा रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में गड्ढा है तो उसने राइट में निकलना है, राइट में जा रहा है। राइट वाले जो वहाँ से लेफ्ट में निकलना है वो मजबूरी में यहाँ आ रहा है, फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हो जा रही है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। विभाग से ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसे ठीक किया जाए। धूल धक्कर से परेशान हो गए हैं। ये सर लगभग 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से फिर ये हालत बड़ी गंभीर हो गई है। हाँ सर, लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना। ये सर जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए। आगे भी गड्ढे बने हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, लोहाघाट। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से झारखंड के गोड्डा तक चलने वाली एक नई ट्रेन जो बिहार के कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी को दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली से गोड्डा के लिए ट्रेन शुरू हो गई है। सांसद निशिकांत दुबे और मैंने इसका उद्घाटन किया। मैं इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोड्डा जाने वाली बस सही है। और दिल्ली से पहली बार जो जैन धर्म का बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल है संवेद शिखर जी, पार्श्वनाथ जी, वहाँ को कनेक्ट करने वाले गिरिडीह तक पहली बार एक ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। दिल्ली के सांसद के रूप में मैं खड़ा हूँ, हमारे डीआरएम महोदय की उपस्थिति में सभी अधिकारियों के, और जहाँ तक ट्रेन जा रही है गोड्डा, वहाँ के सांसद आदरणीय निशिकांत दुबे जी, हम लोगों ने ट्रेन का शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐसी जगह जहाँ बड़े शहरों से कोई ट्रेन अभी इतने लंबे साल में चला ही नहीं, उसको भी आज जोड़ दिया है। इस खुशी के अवसर पे हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करते हैं
नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और रेलवे का धन्यवाद करते हुए निशिकांत दुबे जी के प्रयास को मैं नमन करता हूं। ये ट्रेन हमारा जो गांव है भभुआ रोड सासाराम डिहरी ऑन सोन उसको भी कनेक्ट करने वाली है। इस खुशी को आप समझ सकते हैं। मेरी तरफ से रेल मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई और मैं निशिकांत दुबे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपसे बात करें। तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, आज़ादी के 75 साल बाद भी गोंडा के लोगों ने रेलवे लाइन नहीं देखी थी। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत वहां रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। आज ये 14वीं ट्रेन है जो गोंडा जाएगी। दिल्ली से गोंडा के लिए ये दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन के गंतव्य का एक महत्वपूर्ण इतिहास है। मैं इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ट्रेन, क्योंकि ट्रेन तो उन्होंने हमेशा जीवन में देखा, लेकिन गोड्डा जहाँ ये ट्रेन जाएगी, आप समझिए आज़ादी के 75 साल बाद वहाँ लोगों ने रेल लाइन देखी। इसके पहले जो रेल लाइन था वो कोयला ढुलाई करता था, NTPC कहलगांव और 2021 में पहली बार वहाँ रेल गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही गई, क्योंकि 2021 वही प्रधानमंत्री थे और उनके इनिशिएटिव से ही हुआ। आज ये 14वीं ट्रेन है जो कि गोड्डा जाएगी। गोड्डा जाने वाली दिल्ली से ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन जो स्टार्ट किया हमने 2021 में वो हमसफ़र था और हमसफ़र के बाद ये दूसरी ट्रेन। लेकिन ये ट्रेन जहाँ जाएगी उसका एक बड़ा इतिहास है जो माननीय मनोज तिवारी जी ने बताया। उसमें दूसरा चीज़ ये है कि देवघर, जहाँ 5 करोड़ लोग सालाना पूजा करने जाते हैं, वहाँ 7 दिन जो है दिल्ली आने के लिए ट्रेन नहीं थी, 6 दिन ट्रेन। और सारी ट्रेनें, राजधानी भी है, दुरंतो भी है, पूर्वा भी है, सभी ट्रेनें हैं। तो ये 7वीं ट्रेन है जो 7वें दिन जाएगी, बुधवार को वहाँ से आएगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, जब तक वो इलाका तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक कि दूसरे जगह पर ट्रेन नहीं जाएगी। तो आप समझें कि पूरे देश के जैन तीर्थालुओं को यदि दिल्ली से जाना है तो उनके पास कोई कनेक्टिविटी का साधन नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी का साधन हो। और रिलीजियस टूरिज्म एक ऐसा है जो देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी है और इसी कारण से उसके ऊपर है। तो ये सभी तीर्थ स्थलों, बासुकीनाथ को जोड़ेगा, ये तारापीठ को जोड़ेगा, ये बाबा बैद्यनाथ देवघर को जोड़ेगा, ये आप समझिए कि पारसनाथ को जोड़ेगा, ये कोडरमा जब जाएगा तो राजरप्पा को जोड़ेगा। इसके बाद ये गया जो पूरे दुनिया भर के हिंदू जाते हैं पिंडदान करने के लिए, वहाँ जुड़ेगा। बनारस जाएगा तो स्वाभाविक है कि बाबा विश्वनाथ को जोड़ेगा। प्रयागराज जाएगा, अभी कुंभ होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों में मुझे लगता है कि ये सबसे उपयोगी ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण रेल मंत्री जी ने दिया है। और इस सौभाग्य है कि मैं मनोज तिवारी जी जो कि लगातार दिल्ली के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे सुखी रहें, उनको साधन कैसे हो, हमने उनके साथ किया। और रेल जो पूरा मंत्रालय है ये उसके बधाई का पात्र है DRM साहब के नेतृत्व की पूरी टीम कि उन्होंने इतनी जल्दी पूजा के अवसर पर ही इस ट्रेन को चालू कर दिया। तो हम इन सबों के प्रति शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं कि उन्होंने हमारी जैसी पिछले जगह के बारे में सोचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।